नमस्ते। आज मेरे साथ मृणाल मथुरिया साहब हैं, जो समाजवादी युवजन सभा सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मृणाल साहब मूल रूप से गुजरात के, लेकिन अब बम्बई में रहते हैं और नौजवानों के बीच और इन लोगों के बीच खूब काम करते हैं। डिजिटल मीडिया को समझते हैं, इसकी ताकत समझते हैं। अभी प्रेसिडेंट को एक इन्होंने कुछ ज्ञापन दिया था जिसमें 10, 12, 15 लाख लोगों से सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। और अभी यूपी आए हुए हैं, क्योंकि इस समय जो भी राजनीतिक रूप से थोड़ा भी एक्टिव है उसको ये समझ में आ रहा है कि 2024 का जो फाइनल है उसका सेमीफाइनल इस समय यूपी में 2022 विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आप फाइनल में खेलने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। मृणाल जी, आप पहले भी मालूम नहीं यूपी आए हो कि नहीं आए हो, आप 4-6 दिन से यूपी घूम रहे हो, आपको क्या लग रहा है? मतलब यूपी में जनरली जो एक बीजेपी विपक्ष पक्ष की अभी क्या स्थिति है? आप गोरखपुर होके आए, आप हरदोई गए, आप सीतापुर गए, आप कानपुर गए, तो जमीनी आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर इंप्रेशन? बिल्कुल, वैसे तो मैं यूपी पहली बार ही आ रहा हूँ। अच्छा। और जितना मैंने मीडिया पर देखा था यूपी के बारे में, तो ये देखा था कि योगी सरकार के राज में काफ़ी दहशत मची हुई है और खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है। ये सारी बातें मैं सुनता था न्यूज़ मीडिया पर, लेकिन अब जब मैं लोगों के बीच में घूम रहा हूँ तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि चीज़ें बदल रही है, लोग खुलकर बोल रहे हैं और काफ़ी सारी तकलीफ़ें हैं। जो मेन तकलीफ मेरे सामने नज़र आई, जो मैंने लोगों की सुनी, वो ये है कि ये जो स्ट्रे एनिमल्स है उसका कुछ हल नहीं निकाला जा रहा है और ये काफ़ी एक डिसाइडिंग मुद्दा हो सकता है यूपी इलेक्शन के लिए। तो चीज़ें बदल रही है। हमने रिज़ाइन मोदी का वो जो पिटीशन की आप बात कर रहे थे, तो उस पर 15 लाख नहीं, अभी तक 8.5 लाख सिग्नेचर्स हुए। हाँ, तो उसको ही ज़मीन पर हम उतार रहे थे। तो संदीप भाई भी थे इस कैंपेन में, संदीप भाई लीड कर रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने लखनऊ के वो कौन सा एरिया है, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब नहीं, शहीद स्मारक, हाँ शहीद स्मारक पे हमने प्रोटेस्ट भी किया, जोर जोर से नारे भी लगाए कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। तो हमें तो लगा था कि पुलिस उठाकर ले जाएगी क्योंकि यूपी का ऐसा माहौल है, लेकिन पुलिस भी बोलने की छूट दे रही है, क्योंकि पुलिस भी ऐसे ही परिवारों से आती है जो छोटे हैं, तो वो भी चीज़ों को समझ रहे, इसके लिए कुछ किया नहीं। तो चीज़ें तो बदल रही है यूपी में जी। मैं एक चीज़ अब सीधा आपसे ये पूछूंगा कि आप मूल रूप से भाई युवजन सभा के अध्यक्ष हैं और नौजवानों की और यूथ की बात करते हैं। मुद्दे इलेक्शन के लिए फ्रॉम दी यूथ के पर्सपेक्टिव से, यूथ के लिए उसके मुद्दे क्या होने चाहिए? उसके मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, ये सब होना चाहिए, या जो आज की जिस मुद्दों पे हम लोग वोट देते आ रहे हैं, धर्म, जात, मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये सब? देखो, धर्म जात मंदिर तो कहीं मुद्दे है ही नहीं, वो बेकार के मुद्दे हैं। धर्म जात तो अपना व्यक्तिगत मामला है, हम घर पे किसी को भी माने, किसी की भी पूजा करें, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। और मेन बात यह है कि जो धर्म की बात करते हैं उन्हीं का पर्सनल डेवलपमेंट आज तक हुआ नहीं है। तो ये सारे मुद्दे तो सारे बेकार के हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हमारे यूथ के हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन के फैसिलिटीज़ जो हमें मिलने चाहिए उस तरीके के नहीं मिल पा रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज आज काफ़ी हो रहा है। ये हालांकि एक प्रिविलेज लोगों का मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, बट जो मुद्दे से सभी क्लासेस के लोग रिलेट करेंगे वो है एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो नहीं, मैं इसलिए ये पूछ रहा था कि जब आप वोटिंग बूथ में जाते हैं तो मेरे ख्याल में मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं, फिर आपको अपनी जात याद आने लगती है, क्योंकि अब पार्टी लीडिंग पार्टी है यहाँ पे बीजेपी, जैसा आप देख रहे हैं। आज ही उसका स्टेटमेंट आया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, उसका नाम वो प्रबुद्ध सम्मेलन बोल रही है, लेकिन जो कास्ट को की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट है हिंदी बेल्ट में। आपके यहाँ भी मुझे नहीं मालूम महाराष्ट्र में कितना है, लेकिन महाराष्ट्र में भी वो मराठा नॉन मराठा वाला तो एक इशू है। तो ये क्या इंडियन पॉलिटिक्स से आपको, क्योंकि आप तो समाजवादी विचारधारा वाले हैं, ये कैसे इसको निकालेंगे? हाउ यू विल टेक आउट दिस कास्ट फ्रॉम द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? देखिए, आज हाँ महाराष्ट्र में भी कास्ट का कुछ रेलिवेंस है और ये इंडियन सोसाइटी में अभी तक कास्ट का कुछ रेलिवेंस है, पर इस बात पर जो लोगों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वोट मांगे जा रहे हैं और कास्ट को रेलिवेंट खाली पॉलिटिकल मुद्दों के लिए आज रखा है,
तो एक चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि जब स्टार्टिंग में वर्ण सिस्टम जब चालू हुआ था, तब ब्राह्मणों का काम था टीचर्स होना, क्षत्रियों का काम था सोल्जर्स होना, वैश्यों का काम था कि बिजनेस ओन करे, शूद्र का काम था कि सर्विसेज। लेकिन आज क्या सब टीचर्स ब्राह्मण है? नहीं है। क्या सभी ब्राह्मण भी टीचर्स है? नहीं है। क्या सब सोल्जर क्षत्रिय है? नहीं। क्या सभी क्षत्रिय सोल्जर्स है? वो भी नहीं। तो कास्ट का रेलिवेंस तो आज इसी तरह से खत्म हो गया है। तो हमें कास्ट के मुद्दों पर वोट ना देकर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो सिविक इश्यूज है, कहीं रस्तों में गड्ढे हैं, कहीं कूड़ा कचरा साफ नहीं हो रहा है, ये सारे मुद्दों पर हमें पहला फोकस देना चाहिए जब हमारे सबसे छोटे वाले इलेक्शन हो। और जो बड़े इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शंस हो, नेशनल इलेक्शंस हो, उसमें नेशनल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। भाई देश में शांति का माहौल क्यों नहीं है? देश में जब तुम बता रहे हो इकोनॉमी बढ़ रही है, तो सबको उस तरह से पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है जनता में? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कम नहीं हो रही है? आज अमीर और गरीब के लिए अलग अलग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल क्यों है? ये सारे चीज़ों पर हम युवाओं को जागना पड़ेगा। नहीं मृणाल जी, एक चीज इसलिए भी मैं कहूँ क्योंकि एक अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा अफगानिस्तान में सत्ता चेंज हो रही है और एक अमेरिका ने विड्रॉ किया है और उनके यहाँ शायद अब जैसा लग रहा है कि तालिबान बैक जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें तालिबान का एक अहम रोल होगा। अब हमारे यहाँ इशू शुरू हो गया गुड तालिबान बैड तालिबान, मतलब गुड और बैड क्या भाई, कोई गुड हिंदू बैड हिंदू आपने सुना है या गुड, मतलब जो है वो है। मुझे वहाँ पे एक चीज़ ये लगती है कि जैसे दिस इज देयर इंटरनल मैटर, वहाँ पे कौन उन पे राज करेगा, कौन सरकार चलाएगा, ये अफगानिस्तान का मामला है। उसको भी हम लोग इंडिया में लाके तालिबान की बार बार बात करके एक धर्म विशेष को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ। और ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तालिबान की जो बातें आजकल आ रही है तो उसको कई न्यूज़ चैनलों पर उससे सीएए को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, तो जो काफ़ी गलत है। अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना है? पहले तो मतलब लेना देना इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन पहले हम हमारे देश के अंदर तो देखें क्या चल रहा है। हमारे देश के अंदर जैसे तालिबान वहाँ पे मुसलमानों के साथ कर रही है, एक मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे रही है, वैसे यहीं पे भी ये आरएसएस की सरकार हिंदू फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे रही है। उनके पास गन है, हमारे पास लाठी है, बस फर्क इतना ही है। नहीं, और ये चीज़ तो देखिए ये एस्टैब्लिश्ड है, आज नहीं, विवेकानंद के ज़माने से, गांधी के ज़माने से, कि फंडामेंटलिज्म से अगर आपको लड़ना है तो आप फंडामेंटलिज्म से नहीं लड़ सकते हैं। यू कैनॉट, मतलब तलवार से तलवार लड़ेंगे तो दोनों लोगों के सर कटेंगे भाई। अगर आपको एक किसी फिलॉसफी को लड़ना है तो आपको उसकी ऑल्टरनेटिव फिलॉसफी ही देनी होगी, नॉट दी सेम फिलॉसफी। खैर, अब हम आ जा रहे हैं थोड़ा महाराष्ट्र की एक बेसिक बात पे, क्योंकि वो एक बड़ा इशू यहाँ पे था। महाराष्ट्र को टारगेट ये किया जाता है कि वहाँ पे कोरोना मैनेजमेंट बहुत खराब है, यूपी का कोरोना मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र में इतने केसेस आ रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र में ज़्यादा केसेस आए बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द गवर्नमेंट, या वहाँ की गवर्नमेंट ने ज़्यादा टेस्ट कराए और लोगों को उसने ट्रैक किया ज़्यादा? व्हाट वाज द इशू? नहीं देखिए, जो मैंने यूपी के भी कोरोना का माहौल में फॉलो कर रहा था, नेशनली भी कोरोना का माहौल में थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा था और महाराष्ट्र में भी फॉलो कर रहा था। जो एक चीज़ मुझे महाराष्ट्र में लगी कि हमारी सरकार जो है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, स्टैटिस्टिक्स दे रहे थे, जबकि योगी और मोदी कई स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे थे। योगी ने तो ये भी कह दिया कोरोना से कोई मौतें नहीं हुई यूपी में। तो महाराष्ट्र में ये बात नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन था पूरा ट्रांसपेरेंट था, उद्धव ठाकरे ने दिया था हमें ट्रांसपेरेंटली इन्फॉर्मेशन, तो इसीलिए नंबर्स भी ज़्यादा आए होंगे। और हम कॉशियस थे, महाराष्ट्र की सरकार कॉशियस थी, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। तो नहीं, एक और क्वेश्चन, क्योंकि इससे हालांकि वो रिलेटेड क्वेश्चन कहीं और का है। उद्धव ठाकरे जनरली हैज सीन एज अ क्वाइट चीफ मिनिस्टर, लाउड नहीं है। जैसे शिवसेना का एक जनरल ये माना जाता है ना, पर्सोना ये है कि शिवसेना विल बी वेरी लाउड, वेरी, लेकिन उद्धव ठाकरे जनरली बहुत लाउड स्टेटमेंट नहीं देते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देते, बोलते हैं लेकिन जब मौका आने पे बोलते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें सहते भी हैं। तो और उसके विपरीत उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, लाउड हैं, हिंदुत्व के, भाई ही इज द पोस्टर बॉय। तो एक समय उद्धव भी थे हिंदू राष्ट्र के प्रतीक, तो अब वो चेंज हुआ है कि अभी भी उद्धव का वो पुराना एक है कहीं हिंदू राष्ट्र? वो देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसमें जैसे यूपी में तो योगी अकेले सरकार चला रहे, उद्धव को 3 पार्टियां को लेकर चलानी है सरकार, तो शायद इस वजह से भी सॉफ्ट हो सकते हैं, लेकिन एक जो पर्सोना उनका है वो सॉफ्ट है।
तो जैसे कि बाला साहेब ठाकरे से तो उनका पर्सोना काफ़ी सॉफ्ट है, बट अभी और टाइम देना चाहिए। मतलब हिंदुत्व से उनका स्टैंड थोड़ा सेक्युलरिज्म के तरफ तो आया है, आज देखा जा रहा है, लेकिन ये पॉलिटिक्स के मामलों में अक्सर कभी लोग सेक्युलर होते, कभी वापस हिंदू हो जाते, तो भरोसा नहीं है आगे चल कर क्या होगा। आई एग्री। देखिए लेकिन इसको ये सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि जैसे आपने कहा ना कि दो पार्टी पे और डिपेंडेंट हैं, 3 पार्टी की सरकार है, उसी तरह से एनडीए 1 जब अटल जी आए थे, क्योंकि उसमें बाकी पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट थी वो सरकार, तो जिस तरह से आज एनडीए जो मोदी जी जिस तरह से पूरे देश को चला रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, जो उनको ठीक लग रहा है या जो वो कहते हैं कि ये ठीक है वही चल रहा है। एनडीए 1 में वैसा नहीं था, एनडीए 1 में सबको लेके चलना था, तो बहुत सी चीजें जो अदरवाइज बीजेपी का घोषित एजेंडा है उन्होंने बैक बर्नर पर उसको नहीं परस्यू कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक कोलिशन पॉलिटिक्स में एक अच्छी बात ये भी हो जाती है कि सबका साथ सही में हो, सबका साथ सबका विचार लेके चलने की ज़्यादा टेंडेंसी है। मैं अब एक चीज़ पे और आऊँगा, और वो इसलिए आऊँगा कि उसका एक बहुत महत्व रहा है, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में, यूपी और बिहार से। एक माइग्रेंट लेबर का इशू था। माइग्रेंट लेबर का इशू को 2 ढंग से देखा जा सकता है। यूपी में जो सरकार है वो कहती है कि महाराष्ट्र के लोगों ने इन माइग्रेंट लेबर को अच्छे से रखा नहीं, इनको भगा दिया, दे वर इल ट्रीटेड। महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि भाई जब आदमी के साथ ने सारा लॉकडाउन कर दिया था, कारखाने चल नहीं रहे थे, कोई रोजगार था नहीं, तो इट इज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी कि लोग अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं। वो थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए, व्हाट हैपेंड, माइग्रेंट लेबर के समय क्या हुआ और आज की तारीख में माइग्रेंट लेबर की स्टेटस क्या है। बिल्कुल, माइग्रेंट लेबर्स वाले मुद्दे तो मैंने काफ़ी करीबी से देखा है, क्योंकि मैं मुंबई में जिस इलाके में रहता हूँ, हमारे वहाँ ये हिंदी क्षेत्र के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो और सभी माइग्रेंट वर्कर्स ही है। तो ये मुद्दा मैंने ये देखा कि मुंबई में सबसे पहली बात रहना काफ़ी महंगा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जो दिन के 500 रुपये भी नहीं कमाते, उससे भी कम कमाते, कोई दिन के 100 रुपये, कोई दिन के 200 रुपये कमाता है, तो उनको मुंबई में सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जब ऐसा पैंडेमिक आया तो ये एक नेशनल इमरजेंसी थी, और बीच में ये भी खबर आ रही थी कि सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के फंड्स नहीं दे रही थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली फंड्स नहीं मिल रहे थे कुछ बातों पर। तो इसमें गलती उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कैसे हुई? क्योंकि ये जब एक नेशनल इमरजेंसी है तो उनको सेंटर द्वारा कुछ हेल्प तो मिलनी चाहिए, तो ये हेल्प सेंटर ने क्यों नहीं दी, इस पर बात नहीं हो रही है। ये मुद्दे भटका रहे, ब्लेम गेम खेल रहे। तो बट उनका मुद्दा काफ़ी गहरा है। कई जन मुंबई वापस लौटे भी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मुंबई में काफ़ी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है इस समय। नहीं, मैं एक चीज़ और जरा जल्दी से आपसे पूछ लूँ, क्योंकि अब आपने ठीक कहा नेशनल इमरजेंसी थी, लॉकडाउन बहुत जल्दी में लग गया था, 3-4 दिन की नोटिस पे, 2 दिन की नोटिस पे लॉकडाउन लगा दिया गया था, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन आपको क्या लगता है कहीं मैनेजमेंट फेलियर भी था? क्योंकि बॉम्बे में भाई ट्रेन तो थी, ट्रेन स्टेशन थे, उसको ऑर्गेनाइज करके बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उनको ठीक से अगर कोई जाना चाह रहा था तो उनको इज्जत से भेजा जा सकता था, बनस्पत उनके लाठी चार्ज हो रहा था, क्या क्या हो रहा था। तो इट वॉज अ मैनेजमेंट फेलियर एज वेल। महाराष्ट्र में आई एम टॉकिंग इन जनरल, महाराष्ट्र और खास करके विस माइग्रेंट लेबर इन जनरल, तो मैनेजमेंट फेलियर तो काफ़ी था, बट इसके लिए वापस यही बात आ जाती है कि आम आदमी ब्लेम करे तो करे किसको। मैनेजमेंट फेलियर डेफिनेटली था, बट इसके लिए कौन अकाउंटेबल है, इस पर तय करना बात ज़रूरी है। पर महाराष्ट्र की जो स्थिति थी, तो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से उनको बसों की लाइन वाइन वगैरह मैनेज की जा रही थी, स्टेशन पे लाइंस वगैरह मैनेज की जा रही थी, क्राउड मैनेजमेंट स्टेशन और बसों पर अच्छा था, वो मैंने खुद देखा। लेकिन ट्रेन तो चलाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही, अगर ट्रेन नहीं देंगे तो आप कैसे चलाएगी? नहीं, आई एग्री। एक और प्रश्न ऐसा है कि जो कुछ हाल के दिनों में, और ये सब जगह है, हम लोगों के शोज में रेगुलर आते रहते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार जेएनयू वाले। Now, he has a theory कि देश को आज 3-3.5% के तकरीबन लोग जो हैं वही रेलिवेंट हैं या वही चला रहे हैं। जब वो 3-3.5% बोलते हैं तो करीब 4-5 करोड़ लोग, से अबाउट 140 करोड़ अगर हमारी पॉपुलेशन है, तो करीब 4-5 करोड़ लोग आज बेसिकली इस देश को के डिसीजन मेकर्स हैं। और उनका कहना है कि उन्हीं 5 करोड़ के लिए आप जाइए तो सारे होटल्स फुल हैं, नई गाड़ियाँ बिक रही हैं, निफ्टी कहीं चला जा रहा है, जहाज़ में टिकट मिल नहीं रहा है।
तो अगर कोई भी आएगा तो उसको लगेगा कि यहाँ तो बहुत अच्छा है इंडिया में। लेकिन उनका कहना है कि सारा कुछ उस 5 करोड़ लोगों के लिए है। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं, जब मैं 5 करोड़ की बात करता हूं तो कनाडा की पॉपुलेशन 5 करोड़ से कम है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 5 करोड़ से कम है, और वो मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती हैं। हमारे यहाँ अगर 5 करोड़ है तो जैसा वो कहते हैं कि भाई इन्हीं के लिए आप ट्रेन चलाइए, मेट्रो चलाइए, बुलेट ट्रेन चलाइए, ये सब करिए, मॉल खोलिए, तो आपको लगेगा सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो 97% है, करीब 130 करोड़ लोग देश के हैं, उनको इस समय बहुत दिक्कत हो रही है। आपको क्या लगता है? देयर इज इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी है। बिल्कुल, ये तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और इसके लिए आपने जो इस सेशन के लिए टाइम तय किया है वो कम पड़ जाएगा इसके, अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो। लेकिन ये इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स जो है, इस बात को जो हम समझ सकते हैं, उनको ये एक देश का सबसे बड़ा नेशनल पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहिए आज। क्योंकि जो, जैसे कि आपने ठीक बताया, जो सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जा रहा है या फिर जो जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, तो ये सारा तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे निर्भर होता है ना। तो आधे से ज़्यादा लोग, जो 97% है, वो लोग की कंजम्पशन कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? नंबर्स में तो तुम्हें बहुत दिखेगा कि इंडिया शाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल, हाँ। तो कंजम्पशन तो थोड़े ही जन करे। तो अल्टीमेटली जैसे गांधी जी का भी एम यही था, या जो भी हमारे फ्रीडम फाइट के अहम व्यक्ति रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं या अंबेडकर रहे हैं, सबका यही इंटेंशन था कि जो लास्ट पर्सन इन द सोशल हायरार्की है, उसको कैसे एम्पावर किया जाए। तो हम युवाओं को अभी ये पॉलिटिक्स को नई दिशा में लेके जाना होगा और ये सोचना होगा कि हम लास्ट पर्सन, जो सबसे कमजोर तबका है समाज का, उसको किस तरह से एम्पावर करें। मैं चलते चलते एक क्लोजिंग क्वेश्चन, जो एग्जिस्टिंग सरकार है आप लोगों का, आपकी पार्टी का और आपका एज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों का कुछ इस समय की सरकार से बहुत से प्रश्न हैं। आप लोगों को लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए था या इस जगह सरकार ने नहीं किया। एक सबसे अच्छी चीज, अगर आपको लगता है कि सरकार ने कोई एक अच्छी सबसे चीज, एक वो बता दीजिए। और एक चीज जो सरकार, पार्टी, इनके जो भी सिंपैथाइजर्स हैं, वो मिलके देश के लिए जो सबसे खराब काम हो रहा है, ये दोनों जरा, एक जो सबसे अच्छा काम इन लोग कर रहे हैं और जो सबसे खराब काम कर रहे हैं। देखिए, अच्छा काम बताने का चीज़ तो सारी गोदी मीडिया की चैनलें कर ही रही है, तो मैं अच्छा काम करके ऐसे वाहवाही वाली बात तो नहीं करूँगा। लेकिन जो खराब चीज़ें हैं, जिस पर आज बात नहीं हो रही है, वो मैं करना चाहूँगा। और सबसे खराब चीज़ तो ये है कि आज जो देश में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, ये सब का बंटवारा हो रहा है, ये हमारे देश के कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए बहुत हानिकारक है। एक पीसफुल माहौल देश में होगा तो ही देश की उन्नति होगी, तो ही देश का प्रोग्रेस होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माहौल आज देश में पोलराइज किया जा रहा है, हेट्रेड, नफरत फैलाई जा रही है। और जो दूसरी खराब बात है वो है कि झूठ पर सरकार चल रही है। सच कौन बोल रहा है कभी कुछ पता ही नहीं लग रहा है। मीडिया पे सारा प्रोपोगेंडा चल रहा है और रियलिटी में पिक्चर कुछ और है, बाहर पिक्चर कुछ और दिखाई दे रहा है। ये सारी सब है, मतलब इसके ऊपर भी आप क्लोजिंग में पूछ रहे तो ये नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एक, मैंने शुरू में जानबूझ के नहीं किया क्योंकि ये एंडलेस है, पर अच्छा लगा मृणाल जी आपसे बात करके। लेट अस कीप टॉकिंग। और मुझे उम्मीद है कि चूंकि सेमीफाइनल देश का 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन है, आप यूपी आते रहेंगे और हम लोग यूपी नहीं भी, आज की तारीख में तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि वी कैन टॉक ऑन Zoom और एनीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।